नमस्कार प्रशिक्षित शिक्षकों। NCERT 2009 के क्रम में आपको अवगत कराना है कि इसके स्वरूप को 6 अध्यायों में विभक्त किया गया है। इसका वर्णन आज हम देखेंगे। इसके पूर्व में हम प्रत्यक्ष उद्देश्य और अप्रत्यक्ष उद्देश्य इसका NCERT 2009 को देख चुके हैं पहले वीडियो में। दूसरे वीडियो में पार्ट 2 जिसे हम कहते हैं, पार्ट 2 में हमने देखा कि उस शिक्षक शिक्षा 2009 की आवश्यकता, पाठ्यक्रम बनाने की, संरचना करने की, फ्रेमवर्क तैयार करने की, इस पर बल दिया गया है और उसके स्वरूप को जो 6 भागों में बांटा गया है उसका वर्णन किया गया है। अब हम आज तीसरे वीडियो में जो शिक्षा के सैद्धांतिक आधार की बात की गई है तीसरे अध्याय में, उसका वर्णन हम कर रहे हैं। प्रथम अध्याय में शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया है। प्रथम अध्याय में शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता पर बल, यानी शिक्षकों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी और योग्य शिक्षकों की आवश्यकता के लिए उनको प्रशिक्षण देने की ज़रूरत पड़ी और प्रशिक्षण देने की ज़रूरत से हमें उनके पाठ्यक्रम की संरचना करना पड़ा और वो राष्ट्रीय लेवल का हो जिससे समान शिक्षा दे सकें, सारे शिक्षक समान बन सकें, उनकी योग्यता और उनकी तर्कशीलता, बौद्धिकता, सूझ के द्वारा अधिक से अधिक राष्ट्र को लाभान्वित किया जा सके। तो इसका उल्लेख है। दूसरे अध्याय में पाठ्यक्रम के आधारों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शिक्षा के आधार, दूसरा है पाठ्यक्रम एवं शिक्षा शास्त्र के सिद्धांत जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, शिक्षण अभ्यास, यानी शिक्षण अभ्यास में इंटर्नशिप होना चाहिए और उनकी योग्यता क्या होना चाहिए, वो उनका व्यवहार, उनका निष्पादन, उनकी जवाबदेही आदि तय करना, गतिविधियों का निर्माण कैसे हो, TLM आदि का, यानी सिद्धांत को पाठ्यक्रम में कैसे समन्वित रूप से संचालित किया जाए और उसको कैसे अपने उद्देश्यों को प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष है प्राप्त किया जाए का वर्णन है। तीसरे अध्याय में शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का निर्धारण किया गया। अभी तो थ्योरेटिकल था सब, अब हमने क्या किया, प्रशिक्षण कार्यक्रम का निर्धारण किस प्रकार किया जाए का वर्णन NCERT 2009 के तीसरे अध्याय में किया गया है। इसे भी 3 भागों में बांटा गया है, जिसके प्रथम बिंदु को हम देखते हैं। पहला बिंदु है शिक्षा के सैद्धांतिक आधार, यानी शिक्षा के सैद्धांतिक आधार में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 के तीसरे अध्याय को जो 3 भागों में बांटा गया है उसका प्रथम बिंदु है बालकों का अध्ययन, यानी जो सैद्धांतिक थ्योरेटिकल फंडामेंटल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, थ्योरेटिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन उसके बिंदु हैं, उसमें बालकों का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। बालक का यदि अध्ययन नहीं किया गया, स्टडी नहीं की गई तो सारा किया कराया व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए बालक को अध्ययन करने के लिए हमें बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करना पड़ेगा, बाल विकास का अध्ययन करना पड़ेगा, उनकी अवस्था का अध्ययन करना पड़ेगा, उनकी मनस्कता का अध्ययन करना पड़ेगा और उनको अच्छा समझने के लिए हमें अपने जीवन के, यानी अध्यापक को अपने जीवन के बाल्यकाल में जाना पड़ेगा। दूसरा है समकालीन समाज का अध्ययन, यानी अध्यापक यदि समकालीन समाज का अध्ययन नहीं करेगा तो वह उन्नत शिक्षा नहीं दे सकता बालकों को, प्रशिक्षुओं को, शिक्षार्थियों को। इसलिए उसे सामाजिक व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली, परंपराओं, मान्यताओं, सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक परिवर्तन आदि की दार्शनिक विचारधाराएं रखने की आवश्यकता है। अगला है शिक्षा संबंधी अध्ययन। शिक्षा संबंधी अध्ययन को हम इसमें शिक्षा से संबंधित अध्ययन को कई बिंदुओं में बांटते हैं, जैसे शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ, शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का उपयोगी अर्थ, शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं, प्रत्यक्ष उद्देश्य, अप्रत्यक्ष उद्देश्य, शिक्षा के कौन कौन से कार्य हैं,
शिक्षा संबंधी आयोगों पर विचार, शिक्षा संबंधी कौन कौन से आयोग बने, कमेटियां बनी, कौन कौन से विवरण पत्र आए आदि, और सरकार की नीतियों का अध्ययन किया गया है, अध्ययन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, दूसरे भाग में क्या किया गया, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्रीय सिद्धांत बताए गए हैं। कैरिकुलम एंड पेडागोजिक थ्योरी, यानी कि शिक्षण शास्त्रीय यानी शिक्षण शास्त्र जो है उस पर चर्चा की गई है और पाठ्यक्रम को उससे जोड़ा गया है, उसकी थ्योरी देखी गई है। यानी इस सोपान के अंतर्गत छात्राध्यापकों को पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्रीय सिद्धांतों से परिचित कराया गया है, कराए जाने की बात कही गई है, उल्लिखित है, जिसमें छात्र अध्यापक अपने भावी जीवन में एक आदर्श शिक्षक के रूप में कार्य कर सकें, जिससे वो अच्छे शिक्षक के रूप में, आदर्श शिक्षक के रूप में उभर कर सामने आए। इसलिए इसके लिए बिंदु निम्नलिखित हैं, विचारणीय हैं। पहला है पाठ्यक्रम के समयानुसार उपयोग, यानी इस पर बल दिया गया है, इसका उल्लेख किया गया कि पाठ्यक्रम को समय के अनुसार तैयार करना चाहिए और उसका प्रयोग करना चाहिए, उसके उदाहरण भी समसामयिक होने चाहिए। यानी प्रस्तुत पाठ्यक्रम वर्तमान समय में छात्रों के लिए क्या हो, उपयोगी हो, पूर्ण रूप से उपयोगी हो। प्रस्तुत पाठ्यक्रम के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं निर्माण के बारे में अध्यापक को विचार करना चाहिए। शिक्षण अधिगम सामग्री माने TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी सिखाने के लिए जो सहायक साधन हैं, सामग्री हैं, उपकरण आदि हैं। प्रशिक्षुओं में पाठ्यक्रम के आधार पर गतिविधियों का निर्माण एवं उसका संचालन। छात्राध्यापकों में प्रस्तुत पाठ्यक्रम के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग हो, उसका निर्माण, उसको बनाए कैसे, उसके बारे में अध्यापक को विचार करना बहुत ही जरूरी है। इसका उल्लेख तृतीय अध्याय के दूसरे भाग में किया गया है। नेक्स्ट है छात्राध्यापक पाठ्यक्रम की समीक्षा कर सकें, यानी छात्राध्यापक में ऐसी योग्यता विकसित करना जो पाठ्यक्रम को पूर्ण एवं स्पष्ट समीक्षा के रूप में प्रस्तुत कर सकें, उनके गुण दोष को निकाल सकें, उससे निष्कर्ष निकले और निष्कर्ष के आधार पर समीक्षा करके उसमें परिवर्तन भी किया जाना संभव हो सके। अगला बिंदु है छात्र अध्यापकों को पाठ्यक्रम द्वारा यह भी ज्ञान हो जाए कि विविध गतिविधियों का, एक्टिविटीज का निर्माण, संचालन को वह कैसे करें, यानी कैसे प्रभावी बनाएं। छात्र अध्यापक इसके लिए, इसके द्वारा यह भी ज्ञान हो जाए कि पाठ्यक्रम के आधार पर विविध गतिविधियाँ, यानी कि जो पाठ्यक्रम आपको दिया गया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उस सिलेबस को हम गतिविधि आधारित कैसे बनाएं, एक्टिविटीज़ उसमें कैसे जोड़ें, उनको हम खेल के रूप में, उनको हम परियोजना विधि के रूप में कैसे निर्मित करें, कैसे उसको संचालित करें और कैसे अपने शिक्षण को हम प्रभावशाली बनाएं, इसका वर्णन उल्लेख है। तीसरा बिंदु है प्रयोगात्मक, यानी प्रैक्टिकल पर जोर दिया गया। प्रयोगात्मक एवं शिक्षण अभ्यास तथा उसकी प्रभावी प्रस्तुतिकरण, उसका प्रभावपूर्ण प्रस्तुतिकरण कैसे होगा, इसके तहत शिक्षकों को शिक्षण कला संबंधी सिद्धांतों से साक्षात्कार कराया जाएगा। यानी साक्षात्कार कराना मतलब सामना कराना, यानी थ्योरी एक तरफ है, प्रैक्टिकल एक तरफ है, उनको कैसे हम प्रैक्टिकल में लाएं, उनको कैसे अंगीकार करें, उनसे हम कैसे मुलाकात करें, जिससे अध्यापक अपनी कक्षा का प्रयोगात्मक एवं प्रभावपूर्ण बना सके। यदि ये आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको प्रभावपूर्ण बना देंगे, किसको, अपने शिक्षण को। इस बात का उल्लेख NCFT 2009 के तीसरे अध्याय के तीसरे भाग में किया गया है। इसमें शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम तीनों चरों का संपूर्ण शिक्षा शास्त्रीय अध्ययन की धुरी के रूप में NCFT 2009 उपलब्ध कराया गया। ये सब कुछ ध्यान में रखा गया है, शिक्षक, शिक्षण और छात्र यानी शिक्षार्थी तथा पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है, इसके अंदर क्या किया गया है, छात्राध्यापकों को शिक्षण विधियों के विविध रूपों का योग्यता दी गई है,
विविध रूप कौन कौन से हैं? जैसे बाल मनोविज्ञान के अनुसार उसको कैसे हम चरित्रार्थ करें, कैसे उसमें योग्यता बढ़ाएं, कैसे उसका निर्माण करें कि जो भावी जीवन के लिए राष्ट्र निर्माण में उसका सराहनीय योगदान बन सके, उसको चरित्र में कैसे लाया जाए, व्यवहारिक कैसे लाया जाए, को शामिल किया गया है। प्रस्तुतिकरण उसकी योग्यता का विकास, यानी कि प्रशिक्षुओं में जो प्रेजेंटेशन है उनकी योग्यता किस प्रकार विकसित की जाए, वो किस प्रकार थ्योरी को उठाकर प्रैक्टिकल में बदलें, यही बात इसमें कही गई है। शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण, यानी शिक्षण सहायक सामग्री का किस प्रकार निर्माण करें, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का, और उसका उपयुक्त प्रयोग कैसे करें। जैसे हमको कोई उदाहरण देना है तो उपयुक्त उदाहरण कैसे दिया जाए, कौन से टीएलएम के द्वारा कौन सा सवाल हल होगा, कौन सी कहानी के द्वारा कौन सा हम चरित्र निर्माण या कौन सा ध्येय उसके मन मस्तिष्क में बैठा सकेंगे, इसकी चर्चा की गई है। प्यारे प्रशिक्षुओं, यदि वीडियो आपको समझ आए तो हमें अवश्य अवगत कराइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं, और इसको आशा है कि इसको आप देखेंगे और आपको समझ आएगा। धन्यवाद।